साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। साथियों आज के सेशन में अपन करेंगे ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स। साथियों जॉन कीट्स की एक शानदार पोएम है ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। अगर आपके सिलेबस के अंदर ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न है तो आज आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए अपने इस सेशन के लास्ट तक। इस सेशन के अंदर अपने साथियों जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पोएट का वो करने वाले हैं। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पोएम की उसको करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है पोएम का, थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोएम का, और ओड ऑन ए ग्रेशियन की हिंदी एक्सप्लेनेशन की जाएगी साथियों लाइन बाय लाइन। और लाइन बाय लाइन आपको लिटरेरी डिवाइसेज के बारे में बताया जाएगा, किस लाइन के अंदर कौन सा लिटरेरी डिवाइसेज है और पीडीएफ आपको इस पोएम का कहाँ मिलने वाला। ये सारी की सारी जानकारी आपको आज इस सेशन में मिलने वाली है। तो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं अपन जॉन कीट्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। साथियों जॉन कीट्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को मूरगेट लंदन इंग्लैंड के अंदर। साथियों इंग्लैंड के अंदर लंदन में एक मूरगेट नाम की जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ। और डेथ जो इनकी हुई थी वो हुई थी 23 फरवरी 1821 को रोम पेपल स्टेट्स इटली। इटली के अंदर साथियों रोम में पेपल स्टेट्स नाम की एक जगह है, वहां पर इनकी डेथ हुई। और जो डेथ का कारण था साथियों वो था ट्यूबरकुलोसिस। इनको टीबी हो गया था साथियों, टीबी रोग के कारण इनकी डेथ हुई। और डेथ के टाइम इनकी जो एज थी ना वो थी 25। साथियों इनकी जो मदर थी और ब्रदर थे वो भी इसी रोग के कारण डेथ हो गई थी उनकी। तो इन्होंने ब्रदर का जो सेवा की उस समय लास्ट के अंदर, तो उस समय इनको संक्रमण हो गया जब। लेकिन जब ज्यादा फाइनल स्टेज पे आ गया तब इनको जाकर पता चला था। तो जो इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ, इटली के अंदर डेथ इसलिए हुई कि डॉक्टरों ने क्या किया था, इनको डॉक्टर्स ने कहा था कि आप क्या कीजिए वार्म क्लाइमेट के अंदर जाइए आप। तो वार्म क्लाइमेट के लिए ये इटली गए थे और वहां पे इनकी डेथ हो गई। और ये डेथ के टाइम तक क्या थे, अनमेरिड थे साथियों। ऑक्यूपेशन साथियों इनका जो मेन है ना साथियों, ये पोइट थे और राइटर भी थे, लेकिन मेनली इनको पोइट के रूप में जाना जाता है। साथियों अब देखते हैं कि लिटरेरी मूवमेंट किस लिटरेरी मूवमेंट से जॉन कीट्स बिलोंग करते थे। तो साथियों जॉन कीट्स है वो रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते थे। रोमांटिक जो मूवमेंट है उससे बिलोंग करते थे। और रोमांटिक के जो मूवमेंट की जो सेकंड जनरेशन है ना उसमें आते थे वो। सेकंड जनरेशन में उनके साथ लॉर्ड बायरन भी थे और पीबी शेले थे। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर एच.टी. कोलरिज हो गए, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो रोमांटिसिज्म के जो 6 मेजर पॉइंट्स थे, आपको याद रखना रोमांटिसिज्म में कौन कौन थे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर थे विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लैक और एच.टी. कोलरिज। और सेकंड के अंदर अपने जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन और पीबी शेले। साथियों जॉन कीट्स के बारे में कहा जाता है कि ए रोमांटिक पोएट हु बोर्न लास्ट एंड डाइड फर्स्ट, यानी सबसे लेट इनका जन्म हुआ। इन सभी जो 6 मेजर रोमांटिसिज्म के पोएट थे इनमें सबसे लास्ट में इनका जन्म हुआ था और सबसे पहले इनकी डेथ हो गई। तो ये भी एक फैक्ट आप याद रख सकते हो। साथियों हर पोएट की एक अपनी अलग विशेषता होती है जिसके लिए वो जाना जाता है। तो जो जॉन कीट्स है उनको किस लिए जाना जाता है, उनको जाना जाता है उनकी जो विविड इमेजरी थी पोइट्री के अंदर, और इनकी जो ग्रेट सेंसुअस अपील होती है उनकी पोइट्री के अंदर। और अपनी जो पोइट्री है ना उनको वो क्या करते हैं, क्लासिकल लीजेंड के थ्रू अपने विचार है, फिलोसफिकल जो विचार है उनको प्रस्तुत करते हैं। यानी अलग अलग प्रकार की इमेजरी का वो यूज करते हैं। और जब अपन उनकी जो पोइम्स है या कोई वर्क्स इनका पढ़ रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल क्या जो हमारे जो सेंस है ना उनसे बिल्कुल हमें उसकी अनुभूति होती है। हमारे सेंस से हम उनको कल्पना, उनकी जो कल्पनाएं हैं उनको अपन, जैसे कोई कल्पना की चीज है तो उनको हम जरूर उन कल्पनाओं में अपन भी खो जाएंगे। तो हम हमारे जो सेंसेज है ना उनका यूज करेंगे जब उनको पढ़ेंगे। जो रीडर्स है जो पढ़ेंगे तो उनकी ऐसी रचनाएं हैं जो हमें हमारे जो सेंस है ना उनको काम में लेना पड़ेगा। इसके साथ ही साथियों जॉन कीट्स है जो अपने फिलोसफिकल आइडियाज है ना, फिलोसफिकल जो आइडियाज है उनको क्या कहाँ से एक्सप्रेस करते हैं, वो जो क्लासिकल लेजेंड्स होती है, पुरानी जो कथाएं होती है ना उनके माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो ये सभी चीजें क्या है अन्य जो पॉइंट्स है उनसे अलग करती है जॉन कीट्स को। साथियों जॉन कीट्स है वो नेगेटिव कैपेबिलिटी पर बिलीव करते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी साथियों एक टर्म है, साधारण भाषा के अंदर इसका मीनिंग ये है कि जब कोई पोइट है या जो राइटर है वो अपनी राइटिंग को लिख रहा होता है ना उस समय कोई किसी प्रकार की उसकी प्रॉब्लम्स है, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है, उसकी लाइफ हिस्ट्री है, उसकी हैप्पीनेस है, उसको शेयर नहीं करना बिल्कुल भी पोइट्री के माध्यम से, तो उसको कहेंगे नेगेटिव कैपेबिलिटी। तो लगभग जो वर्क्स है ना कीट्स के उसके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी पाई जाती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हर समय नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज करते हैं। तो इसका नेगेटिव कैपेबिलिटी का अर्थ हुआ द कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग इम्पर्सनल इन हिज पोएट्री, भी हर पोएट्री के अंदर इम्पर्सनल रहना। तो जॉन कीट्स ने क्या किया है, जैसे आज अपने इसको इसलिए मेंशन किया है कि ओड ऑन ए ग्रेस इन अर्न के अंदर साथियों
पोएट ने अपने खुद के प्रॉब्लम्स है, खुद के कोई हैप्पीनेस है, उसको किसी भी प्रकार का कोई शेयर नहीं किया अपने साथ, तो इसलिए इसको कहेंगे नेगेटिव कैपेबिलिटी। जिस प्रकार अपने पिछली पोएम पढ़ी थी ओड टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शेले, तो पीबी शेले के अंदर उसने पीबी शेले ने बहुत सारे अपने जो दुख है चाइल्डहुड के बारे में बताया था ना, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, तो उसको नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं कहेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं साथियों जॉन कीट्स के मेजर वर्क के बारे में। साथियों जॉन कीट्स के जो मेजर वर्क के अंदर एंडीमियन, हाइपेरियन, द ईव ऑफ सेंट एगन्स, ला बेले डेम, सेंस मर्सी और इजाबेला है। और इसके साथ ही जो जॉन कीट्स है वो अपने ओड्स के लिए जाने जाते हैं। साथ ही उनके जो 5 ग्रेट ओड्स है उन्होंने लिखे थे 1819 के अंदर। उनके अंदर जो अपने वाला ओड है आज अपन जो करने वाले हैं वो कौन सी नंबर पे था, 3rd नंबर पे था साथियों, ओड टू द ग्रेशियन अर्न। तो ये कौन कौन से थे, ओड टू साइकी, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन मिलनकली और ओड टू ऑटम। तो जो ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न है साथियों ये 3rd नंबर पे था, इतना आपको ध्यान रखना है। जॉन कीट्स वाज अप्रेंटिस्ड टू ए सर्जन इन 1811। साथियों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से पोएट है जो पहले सर्जन भी रह चुके हैं, तो वो थे जॉन कीट्स। साथियों जॉन कीट्स ने क्या किया था, 1811 के अंदर अपने सर्जन की डिग्री प्राप्त करने के लिए क्या एज ए ट्रेनिंग उन्होंने एडमिशन लिया। ही ब्रोक ऑफ द अप्रेंटिसशिप इन 1814 एंड वेंट टू लंदन। लेकिन उन्होंने अचानक क्या 1814 के अंदर अपनी जो इंटर्नशिप है ना वो छोड़ दी और सीधे लंदन चले गए। वेयर ही वर्कड एज ए ड्रेसर और ए असिस्टेंट सर्जन। और वहां पर उन्होंने क्या काम किया, पोस्ट पे काम किया, जैसे एज ए ड्रेसर, ड्रेसर पोस्ट होती है साथियों एक असिस्टेंट सर्जन, जो सर्जन के साथ एक असिस्टेंट होता है, जैसे कोई घावों को साफ करना, उनको सिलना, टांके लगाना। और जो हॉस्पिटल थे वो थे एट गाइज एंड सेंट थॉमस, ये हॉस्पिटल का नाम है साथियों। ये गाइज हॉस्पिटल में कुछ दिन काम किया और कुछ दिन काम किया उन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन के अंदर। His literary interest had crystallized by this time and after 1817 he devoted himself entirely to poetry। साथियों जब वो ये सेंट थॉमस हॉस्पिटल में वर्क कर रहे थे तब इन्होंने एक पोएम पढ़ी, वो थी एडमंड स्पेंसर की, एक रचना पढ़ी थी एडमंड स्पेंसर की। ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज है, ये फैक्ट है ना, याद रख सकते हो आप। और वो रचना थी फेरी क्वीन। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन रचना साथियों उन्होंने पढ़ी, तब उनको लगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। तब उन्होंने क्या है लिटरेरी इंटरेस्ट और ज्यादा जगह, हालांकि पहले भी इंटरेस्ट था इनका, पहले भी पोएम लिख चुके थे, लेकिन अब क्या इन्होंने पूरा का पूरा 1817 के बाद अपने को डिवोट कर दिया पोएट्री के अंदर। और मेजर जो इनके वर्क्स है ना साथियों जिनसे ये जाने जाते हैं वो 1817 के बाद ही आए हैं। साथियों अब जानेंगे ओड ऑन ग्रेशियन के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं साथियों जो ग्रेशियन वर्ड है ना इसका क्या अर्थ होता है। ग्रेशियन वर्ड का अर्थ है साथियों ग्रीस से संबंधित, जो यूनान देश है ना उससे संबंधित। और अर्न का अर्थ होता है साथियों कलश, जो कलश आप इस फोटो के अंदर देख रहे हो ना ऐसा कलश। तो इसका क्या यूज किया जाता था, अर्न्स वर यूज्ड इन एंशियंट ग्रीस टू होल्ड द एसेज ऑफ द डेड। साथियों जो एंशियंट ग्रीस है उनके अंदर अर्न्स का यूज किया जाता था, जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसकी राख को रखने के लिए उसका यूज किया जाता था। कीट्स डज नॉट डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक अर्न इन हिज ओड। इस पोएम के अंदर साथियों कीट्स ने किसी स्पेशल, किसी एक स्पेशल अर्न का बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया अपन को। इन्होंने पूरे जो जनरल तरीके से जो अपने बहुत सारे अर्न्स होते हैं उनके उनको ही लिखा है उन्होंने। In March 1817, his friend the artist Benjamin Robert Haydon had taken him to see the Elgin Marbles British Museum where he inspired and experienced Greek art। साथियों 1817 की मार्च को उसके फ्रेंड थे, एक आर्टिस्ट भी थे और फ्रेंड भी थे, बेंजामिन रॉबर्ट हेडन, उनका नाम था बेंजामिन रॉबर्ट हेडन। वो एक बार उनको एल्गिन मार्बल्स ब्रिटिश म्यूजियम था वहां पर लेकर गए थे और वहां पे देखा उन्होंने बहुत सारे क्या लगे हुए थे, बहुत सारे वहां पे मार्बल्स के बने हुए थे ये अर्न्स। तो उनको देखा तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और जो एक्सपीरियंस लिया उन्होंने किस प्रकार का ग्रीक आर्ट का, यानी जो ग्रीक आर्ट थी, जो अपने ग्रेशियन आर्ट थी, वहां पे बहुत सारे यूनानी कलश पड़े थे। तो उनको देखा तो उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में बहुत ज्यादा ये आर्ट तो इतनी शानदार कलाकृतियां हैं ये। He was much influenced by a marble purchased by Lord Holland। साथियों लॉर्ड हॉलैंड उस समय जो किड्स के समय क्या थे, पॉलिटिशियन थे और वो नेपोलियन बोनापार्ट है उसके सपोर्टर माने जाते थे। उनके पास ही क्या था एक कलश था, तो उसको देखकर भी क्या है वो प्रभावित हुए और उन्होंने मन में ठान लिया कि अब तो क्या इस जो कलश है ना इनके बारे में कुछ लिखना ही है। और वो टाइम आया 1819 1819 को साथियों उन्होंने इस पे पोएम लिख डाली, इन जो अर्न्स है ना इस पर पोएम लिख डाली
और इसको पब्लिश किया गया 1820 के अंदर। एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट एक मैगजीन थी साथियों, इसके अंदर सबसे पहले प्रकाशित हुई। लाइक किट्स अदर पोएम हेलेनिज्म इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन दिस पोएम। साथियों हेलेनिज्म क्या होता है? एंशिएंट ग्रीक कल्चर एंड फाइन आर्ट्स, पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, यानी फाइन आर्ट के अंदर आ गई है। मतलब ग्रीक जो संस्कृति है उसके बारे में, उसकी कला और संस्कृति के बारे में क्या लिखना, उसको कहेंगे हेलेनिज्म। तो हेलेनिज्म का इसमें प्रयोग किया गया साथियों। जो ओड ऑन ए ग्रीसियन अर्न है उसके अंदर भी अपन को हेलेनिज्म दिखता है। यानी जो अपने ग्रीस की जो संस्कृति है, ग्रीस की जो कला है उसके बारे में वर्णन करना, उसको क्या कहेंगे? हेलेनिज्म। तो यहाँ पर हेलेनिज्म का यूज किया गया है। साथियों पोएम का नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। द पोएम इज एन ओड। पोएम एक ओड है, जैसा कि आपको टाइटल में नजर आ रहा है, ओड ऑन ए ग्रेट सिनर के अंदर ओड। ओड क्या होता है? एन ओड इज ए लॉन्ग लिरिक पोएम विच इज रिटन इन प्रेज ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट और थिंग विद एन एड्रेस और इन्वोकेशन। साथियों ओड है ना एक लॉन्ग लिरिक पोएम होता है, यानी लंबी गाई जाने वाली पोएम होती है। और किसी की प्रशंसा, उसमें व्यक्ति भी हो सकता है, कोई घटना भी हो सकती है, इवेंट भी हो सकती है, और कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है। और उन चीजों को, व्यक्तियों को, घटनाओं को क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। तो उसको कहेंगे ओड। द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्फ्रासिस। पोएम एक इक्फ्रासिस का एग्जाम्पल है साथियों। इक्फ्रासिस क्या होता है? ए डिवाइस इन विच ए विजुअल ऑब्जेक्ट इज विविडली डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। साथियों एक लिटरेरी टर्म होता है इक्फ्रासिस। इसका मीनिंग ये होता है कि जो विजुअल ऑब्जेक्ट्स है ना, जो दिखने वाली ऑब्जेक्ट होते हैं, जो चीजें होती है, उनको क्या अलग अलग तरीकों से डिस्क्रिप्शन देना, उनका अलग अलग तरीकों से उनकी व्याख्या करना, और किसमें? वर्ड्स के अंदर, शब्दों के माध्यम से। तो साथियों ये जो इस ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न है, इसके अंदर पोएट ने खूब सारे इनको क्या है? उपमाएं दी है, खूब सारे इनको क्या है? पर्सोनिफाइड किया गया है। किसको? अर्न को। तो इसलिए यहाँ पे इक्फ्रासिस जो लिटरेरी टर्म का यूज किया गया है। द पोएम स्टार्ट्स इन ए रेविसिंग स्टाइल। साथियों पोएम है ना वो रेविसिंग स्टाइल के अंदर स्टार्ट होती है। रेविसिंग होता है साथियों उत्तेजना, कामुकता को प्रदर्शित करने वाली चीजें। तो एकदम ही जो स्टार्ट होगी ना पोएम, वो रेविसिंग स्टाइल के अंदर स्टार्ट होगी। अब देखते हैं साथियों अपन स्ट्रक्चर के बारे में। पोएम का स्ट्रक्चर क्या है? कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेंजाज ऑफ 10 लाइन्स ईच, टोटल 50 लाइन्स। यानी साथियों इसके अंदर 5 स्टेंजा है, 5 स्टेंजा है, और प्रत्येक स्टेंजा के अंदर कितनी लाइन है? 10 लाइन है। तो टोटल कितनी लाइन हो जाएगी? 50 लाइन्स हो जाएगी। स्टेंजा साथियों बंटा हुआ है आगे। जैसे 10 लाइन्स जो है ना वो किसमें बंटी हुई है? क्वार्टरन और सेस्टेट के अंदर। यानी 4 लाइन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं क्वार्टरन, और जो 6 लाइन का कॉम्बिनेशन होता है उसको कहेंगे सेस्टेट। तो प्रत्येक जो स्टेंजा है ना 10 लाइन का, उस 10 लाइन के अंदर जो फर्स्ट 4 लाइन है वो तो है क्वार्टरन, और लास्ट 6 लाइन है वो होगी सेस्टेट। अब राइम स्कीम देखते हैं साथियों। राइम स्कीम में जो ओड ऑन ए ग्रेसियन की अदर पोएम से थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे देखते हैं? जो क्वार्टरन साथियों है, प्रत्येक स्टेंजा का जो फर्स्ट 4 लाइन है वो क्या फॉलो करता है? वो फॉलो करता है शेक्सपियरियन राइम स्कीम को, और उसकी राइम स्कीम है ABAB। यानी जो शेक्सपियर जनरली अपनी राइम स्कीम रखते हैं वो राइम स्कीम फॉलो करता है क्वार्टरन। और जो सेस्टेट है, अब साथियों जो सेस्टेट पार्ट है ना इसके अंदर अलग अलग 3-3 लाइन के कॉम्बिनेशन और बना दिए गए पोइट के द्वारा। यानी 3 लाइन के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? टरसेट। और 3 लाइन के कॉम्बिनेशन को टरसेट कहते हैं। तो 2 टरसेट बना दिए गए 6 लाइन सेस्टेट को। जो फर्स्ट जो टरसेट है ना वो क्या करती है? मिल्टोनिक राइम स्कीम को फॉलो करती है, CDE। यानी प्रत्येक जो स्टेंजा है उसकी जो फर्स्ट टरसेट है, सेस्टेट का जो पहले जो टरसेट है ना वो CDE को फॉलो करता है। और जो लास्ट टरसेट है वो सबकी डिफरेंट राइम स्कीम है। जैसे फर्स्ट और फिफ्थ की राइम स्कीम रहेगी DCE। जो फर्स्ट और फिफ्थ स्टेंजा है उसकी जो लास्ट टरसेट है उसकी DCE, सेकंड टरसेट की CED, और थर्ड और फोर्थ की रहेगी CD। तो आपको याद करने के लिए रखना क्या ध्यान है? आपको इतना ध्यान रख लो तभी आपका काम चल जाएगा। ऑप्शन से AB और CD आप याद रखोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है और डिफरेंट भी है, तो लगता नहीं है कि ये एग्जाम में पूछी जाएगी। फिर भी आपको माइंड में ABCD रखोगे ना याद, फिर भी आपका काम चल जाएगा। साथियों जो पोएम का मीटर है वो है आयम्बिक पेंटामीटर। यानी पोएम को आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर साथियों एक पैटर्न होता है, एक राइमिंग का पैटर्न होता है। उसके अंदर प्रत्येक लाइन के अंदर 5 फीट होते हैं और 10 सिलेबल्स होते हैं। तो जो 10 सिलेबल होते हैं वो होगा आयम्बिक पेंटामीटर। साथियों अब जानेंगे अपन ओड ऑन ए ग्रेसियन के थीम के बारे में। फर्स्ट थीम पढ़ते हैं, परमानेंस ऑफ आर्ट कॉन्ट्रास्टेड विद मोर्टेलिटी एंड पेरिशिबिलिटी ऑफ लाइफ। परमानेंस जो आर्ट है, आर्ट की जो परमानेंस है ना, स्थायित्व है,
वो क्या विपरीत है किसके? मोर्टेलिटी, जो अपने नश्वरता है, और पेरिसिबिलिटी, जो नाशवान अपने जो लाइफ है ना, उसके विपरीत क्या है? परमानेंट है आर्ट। द किनशिप ऑफ आर्ट विद इन्फिनिटी, और जो आर्ट का जो संबंध है ना वो किससे? अनंतता से है, यानी आर्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। वर्क ऑफ आर्ट इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूटी, और आर्ट का जो काम होता है ना वो बिल्कुल क्या होता है? सौंदर्य को प्रदर्शित करती है आर्ट। आर्ट इज द ओनली आउटलेट दैट प्रोवाइड्स ट्रूथ एंड ब्यूटी इन दिस वर्ल्ड। आर्ट ही एक ऐसी चीज है, आर्ट ही एक ऐसा साधन है जो क्या प्रोवाइड करवाता है? ट्रूथ और ब्यूटी, सत्य और सुंदरता है ना, वो प्रकट होती है आर्ट से। इस वर्ल्ड के अंदर एक ही चीज है, सिर्फ आर्ट। आर्ट हैज एन एस्थेटिक फंक्शन, और आर्ट के अंदर क्या होता है? सौंदर्य होता है साथियों। सौंदर्य के उसमें चीजें होती है आर्ट के अंदर। आर्ट इज स्टिल एंड इमोर्टल, आर्ट अजर अमर है, यानी कला है वो अजर और अमर है, कभी नहीं मिटेगी वो। आर्ट हैज मोरल फंक्शन, आर्ट के अंदर क्या है? नैतिक कार्य होते हैं। आर्ट प्रोवाइड्स कंफर्ट एंड सोलेस टू मेनी जनरेशन, आर्ट क्या प्रदान करती है? एक कंफर्ट, आराम प्रदान करती है, और सोलेस होता है साथियों सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि प्रदान करती है बहुत सारे आगे आने वाली जनरेशन को, पीढ़ियों को। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, कि जो सुंदरता ही क्या है? सत्य है, और सत्य ही सुंदर है। तो साथियों ये थे थीम्स, और मैंने सभी थीम्स है ना इकट्ठे करके आपको एक जगह पे करके दे दिए हैं, ताकि ऑप्शन है ना घुमा कर कैसे भी आ जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि इसका जो मेजर मीनिंग क्या निकल रहा है? मीनिंग ये निकल रहा है कि आर्ट है ना वो सुप्रीम है। एक तो आर्ट परमानेंट रहती है, सभी चीजों से सबसे ज्यादा सुप्रीम क्या है? आर्ट है। साथियों अब देखते हैं अपन पोएम के जो सीन्स के बारे में, मेजर क्या सीन्स है स्टेंजा वाइज। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है ना साथियों, फर्स्ट स्टेंजा के अंदर आपको सीन मिलेगा मैन चेजिंग वुमेन, की व्यक्ति है ना वो क्या कर रहे हैं? महिलाओं का पीछा कर रहे हैं। स्टेंजा 2 के अंदर सीन है यंग मैन विद पाइप, युवा लोग भी होंगे उनके साथ, क्या होंगी? बांसुरी होंगी उनके पास, बांसुरी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके पास। स्टेंजा 3 के अंदर बोथ प्लस पाइपर एंड चेजिंग, यानी दोनों, जो फर्स्ट स्टेंजा सेकंड स्टेंजा के अंदर डिस्क्रिप्शन आया है उन व्यक्तियों का, उन बांसुरी बजाने वालों का, और जो पीछा कर रहे हैं ना उनका डिस्क्रिप्शन आएगा। स्टेंजा 4 के अंदर साथियों याद रखें आप, सेक्रीफाइस का एक सीन आएगा, बलि देने का सीन आएगा स्टेंजा 4 के अंदर। और 5th के अंदर आएगा ब्यूटी एंड ट्रूथ के बारे में भी, ब्यूटी और सुंदरता और जो सत्य है वो क्या चीज है उनके बारे में बात की जाएगी। तो जो सीन है ना साथियों ये कहाँ पे है? तो साथियों जो ये सारे सीन है स्टेंजा फर्स्ट से लेकर स्टेंजा 5th तक, ये सारे के सारे सीन है ना, ये सारे के सारे सीन अर्न, इस अर्न के ऊपर, अर्न के ऊपर क्या ये डेकोरेटेड है, नक्काशी की गई है, उकेरे गए हैं ये, और इन्हीं को पोइट क्या करता है? डिटेल में डिस्क्रिप्शन अपन को देता है। तो अब अपन शुरुआत करते हैं स्टेंजा फर्स्ट से। दऊ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, तुम अभी भी क्या हो? दऊ होता है साथी यू, कि तुम अभी भी हो अनरेविस्ड ब्राइड, क्या हो? अनरेविस्ड, अनरेविस्ड होता है साथियों अनटच्ड, अनटच्ड ब्राइड हो तुम क्वाइटनेस की। दऊ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, कि तुम क्या हो? फोस्टर होता है साथियों अडॉप्टेड, तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो। साइलेंस एंड स्लो टाइम, साइलेंस एंड स्लो टाइम के तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो। सिल्वन हिस्टोरियन, सिल्वन साथी होता है अपने फॉरेस्ट के बारे में कुछ लिखना, लिखने वाला इतिहासकार, कि तुम फॉरेस्ट के बारे में लिखने वाले इतिहासकार हो। हु कैन दस एक्सप्रेस, जो क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है। ए फ्लोरी टेल, एक अच्छी कहानी, मोर स्वीटली देन आवर राइम, कि हमारी जो ये राइम है ना, यानी पोइट की जो अभी ये अपने पोएम पढ़ रहे हैं, इस पोएम से ज्यादा अच्छी तरीके से तुम क्या है? कहानी प्रदर्शित कर सकते हो। किसकी? एक तुम इस प्रकार के हिस्टोरियन हो जो वुड्स के बारे में, जंगलों के बारे में हमसे ज्यादा स्वीटली तरीके से क्या कर सकते हैं? वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो साथियों इसके अंदर देखते हैं कि कौन सी लिटरेरी टर्म का यूज हुआ है। दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, की तुम क्या हो? एक दुल्हन हो किसकी? क्वाइटनेस की, और वो भी कैसी दुल्हन? जिसको छुआ नहीं गया है। तो साथियों इसके अंदर दऊ का यूज हुआ है, तो यहाँ पे समझ सकते हो आपकी एपोस्ट्रोफी का यूज कर दिया गया है, यानी संबोधन किया गया है अर्न को। साथियों यहाँ पे मेटाफर का यूज है अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, क्वाइटनेस की ब्राइड बोला गया अर्न को, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज हो गया। और साथियों अनरेविस्ड ब्राइड बोला गया है किसको? अर्न को। तो अर्न ब्राइड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। ब्राइड तो क्या इंसान, इंसानों में से जो लेडीज होती है वही ब्राइड होती है। तो पर्सोनिफाइड कर दिया गया, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है किसके, किस वर्ड के अंदर? ब्राइड के अंदर। और इसमें साथियों पैराडॉक्स का यूज किया गया है। जो अनरेविस्ड जो ब्राइड है ये क्या कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है, कि दुल्हन है उसको छुआ नहीं गया हो कभी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब विरोधाभासी चीज है ना ये, तो यहाँ पे पैराडॉक्स का यूज किया गया है। दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, कि तुम क्या हो? गोद लिए हुए बच्चे हो, फोस्टर चाइल्ड हो तुम,
तो यहाँ पे भी दऊ का यूज किया गया, तो एपोस्ट्रोफी का यूज हो गया यहाँ पे। दऊ का अर्थ होता है साथियों यू, तो यहाँ पे संबोधन किया गया है तो दऊ से हो जाएगा अपोस्ट्रोफी। और तुम क्या हो, फोस्टर चाइल्ड हो, साइलेंस और स्लो टाइम के तुम गोद लिए बच्चे हो, तो फोस्टर चाइल्ड बोला गया अर्न को, तो यहाँ पर भी मेटाफर का यूज हो जाएगा। अब साथियों फोस्टर चाइल्ड हो सकता है क्या अर्न? नहीं हो सकता ना, तो ये भी यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन भी है इसके अंदर। और इसी के साथ साथियों इसके अंदर जब स्टार्टिंग की लाइन जो पहली लाइन आई थी और दूसरी लाइन के अंदर भी दऊ से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट लाइन है वो भी दऊ से और सेकंड भी दऊ से, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एनाफोरा का यूज किया गया साथियों। और साइलेंस और स्लो टाइम के अंदर यहाँ पे कौन सा लिटरेरी टर्म यूज हुआ है, साइलेंस का एस और स्लो का एस, यहाँ पे एलिट्रेशन है साथियों। सिल्वन स्टेरियन हु कैंट दस एक्सप्रेस, अब साथियों वापस अर्न को सिल्वन स्टेरियन बोला था कि तुम क्या हो, जो वुड्स के बारे में लिखने वाले हिस्टोरियन हो, तुम इतिहासकार हो, तो यहाँ पे भी क्या मेटाफर का यूज किया गया है। और साथ के अंदर हिस्टोरियन कौन होते हैं, हिस्टोरियन तो इंसानों में होते हैं ना, हिस्ट्री लिखने वाले, इतिहासकार कौन होते हैं, इंसान, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। इसके बाद ये फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम, की तुम क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो इस प्रकार की एक अच्छी कहानी, हमारी जो राइम है ना उससे भी अच्छी कहानी तुम प्रदर्शित कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे साथियों, व्हाट लीफ फ्रिंग्ड लीजेंड हॉन्ट्स अबाउट द शेप ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और बोथ। फ्रिंग्ड होता है साथियों डेकोरेटेड, कि व्हाट लीफ फ्रिंग्ड लीजेंड, यहाँ से पोएट है ना अर्न को क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट लीफ फ्रिंग लीजेंड्स, कि तुम्हारे ऊपर जो पत्तियों के रूप में डेकोरेटेड है लीजेंड्स, कथाएं कहानियां, हॉन्ट्स अबाउट द शेप, जो तुम्हारी आकृति के ऊपर क्या है, दिख रही है, ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स, वो क्या है, डेटीज होता है साथियों गॉड, कि वो देवताओं के हैं या मॉर्टल्स या इंसानों के, और ओ बोथ या दोनों के, कि जो तुम्हारे ऊपर जो कथाएं हैं, जो दृश्य है ना, वो सीन है, वो किसके हैं, देवताओं के हैं या इंसानों के या दोनों के। इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी, साथियों टेम्पे क्या है, घाटी है यूनान के अंदर, और थेस्ले यूनान के अंदर जो ग्रीस है वहां पे घाटी है, सुंदर घाटी है बहुत अच्छी। और द डेल्स ऑफ आर्केडी, ये भी एक ब्यूटीफुल पैलेस है, एक फॉरेस्ट का सीन है, नेचुरल पैलेसेस वाला, फुल वहां पे लोग घूमने जाते हैं, उसको कहते हैं आर्केडी। इन द टेम्पे ऑफ द डेल्स ऑफ आर्केडी, पोएट कहते हैं कि क्या ये जो सीन है ना वो टेम्पे के हैं या आर्केडी के हैं, या टेम्पे घाटी के हैं कि आर्केडी के हैं, ये अपने अर्न से पूछता है, क्योंकि वहां पे क्या है, फॉरेस्ट का भी सीन दे रखा है। व्हाट मैन्स और गॉड आर दीज, पोएट वापस अर्न को कहते हैं कि ये व्यक्ति और ये जो गॉड, ये देवता, ये कौन है। व्हाट मेडन्स लोथ, और ये जो महिलाएं दिख रही है इसके ऊपर, ये लोथ, ये शर्मा क्यों रही है। व्हाट मेड परसुएट, और इनका ये पागल पीछा क्यों कर रहे हैं, परसुएट होता साथियों पीछा करना है। व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये जो संघर्ष क्यों कर रही है, छुड़ाने के लिए, बचने के लिए संघर्ष क्यों किया जा रहा है। व्हाट पाइप्स एंड टिम्बर्स, और ये जो बांसुरी और जो टिम्बर्स, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों है। व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, और ये अनकंट्रोलेबल क्या आनंद, यानी जिसको कोई अनियंत्रित आनंद है, ये क्यों है। तो साथियों इसमें ना पोएट अर्न से क्वेश्चन पूछते हैं जो सीन दे रखे हैं उसके ऊपर, तो इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे जो वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से व्हाट लीफ फ्रिंग से लेकर लास्ट तक है ना 7 क्वेश्चन पोएट ने अर्न से पूछे हैं। ध्यान रखेंगे भी 7 क्वेश्चन अर्न से पूछे कि ये लीजेंड जो कथाएं है ना ये किसकी है, क्या ये मॉर्टल्स की है या देवताओं की है या दोनों की है, क्या ये सीन है वो टेम्पे घाटी के हैं या आर्कडी के हैं, ये व्यक्ति और महिलाएं कौन है, ये महिलाएं क्या कर रही है, अपने शर्मा क्यों रही है, और ये व्यक्ति उनका पीछा क्यों कर रहे हैं, ये जो बचने का संघर्ष क्यों किया जा रहा है, ये पाइप्स और टिम्बर्स क्यों है, यहाँ पे ये जो बांसुरी है और ये चीजें क्यों है, और यहाँ पे इस अनियंत्रित तरीके का एक्सटेसी जो आनंद है वो क्यों है। तो साथियों इसके अंदर जो ये सारे के सारे क्या है, जो अर्न के ऊपर ना ये सीन है, इस सीन के अंदर आपको देखेंगे कि उसमें कोई व्यक्ति क्या बांसुरी बजा रहा है, कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा कर रहे हैं, कोई महिला छुड़ाने का प्रयत्न कर रही है, ठीक है, संघर्ष हो रहा है वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके के वो सीन देख के पोएट है ना अर्न को कहते हैं। अब साथियों अपन लिटरेरी टर्म को देखते हैं, व्हाट लीफ फ्रिंग लीजेंड, इसके अंदर साथियों लीफ के एल और लीजेंड के एल के अंदर क्या है, एलिट्रेशन का यूज किया गया है। इसके बाद व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, व्हाट मेडन्स लोथ, व्हाट मेड परसुएट, इनके अंदर देखिए आप प्रत्येक लाइन है ना वो वर्ड से स्टार्ट हो रही है, सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, जिसका मतलब सभी लाइन के अंदर एनाफोरा का यूज किया गया है। इसके बाद साथियों इसके अंदर व्हाट मेड परसुएट, व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, इनके अंदर क्या है, एक पैराडॉक्स का यूज किया गया है। पैराडॉक्स होता है साथियों विरोधाभासी चीजें,
अब आप ये देखिए कि इसमें बताया तो ऐसे गया है कि अपन को ऐसे लग रहा है ये सीन चल रहे हैं, लेकिन रियल में तो ये सीन क्या है, बिल्कुल फिक्स है ना, वहाँ पे सीन तो बिल्कुल भी फिक्स है। और हमें ऐसे लग रहा है कि ये है ना, ये सीन वैसे ही चल रहे हैं, महिलाएं अभी भी शर्मा रही है। तो इसके अंदर है ना, सभी के अंदर क्या है, पैराडॉक्स का भी यूज है, इसमें भी पैराडॉक्स का यूज है। व्हाट मेडन स्लोथ के अंदर पैराडॉक्स का यूज है। और व्हाट मेड परसुएड, वो जो पीछा कर रहे हैं और वो बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो ये भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। वैसे हमें पता है कि वो अर्न के ऊपर है, रियल में तो वो बचाने का संघर्ष नहीं कर रही, तो इसलिए यहाँ पे पैराडॉक्स है। इसके बाद व्हाट पाइप्स एंड टिम्बर्स व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी। अब साथियों जो वाइल्ड एक्सटेसी है ना, इसके अंदर ऑक्सीमोरन का यूज किया गया है। ऑक्सीमोरन का यूज इसलिए हुआ है साथियों की जो कॉन्ट्राडिक्टरी दो वर्ड एक साथ आ जाए। देखिए भी वाइल्ड होता है जंगली या अनकंट्रोलेबल, जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और एक्सटेसी होता है आनंद। यानी वाइल्ड वर्ड है वो तो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, और एक्सटेसी वर्ड है आनंद, वो एक पॉजिटिव वर्ड है। ये बिल्कुल साथ आ गए, यानी ऐसा कोई आनंद होगा नहीं जिसमें जो अनियंत्रित चीज है उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या ऑक्सीमोरन का यूज किया गया वाइल्ड एक्सटेसी के अंदर। और जो व्हाट और वाइल्ड है, यहाँ पे क्या एलिट्रेशन का यूज किया गया है। तो साथियों ये था स्टेंजा फर्स्ट। अब जो बाकी के स्टेंजा है वो अपन पढ़ेंगे पार्ट टू के अंदर। पार्ट टू के अंदर यहाँ पे आपको बॉक्स में दिखेगा, उस पे लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट टू भी देख सकते हैं। और साथ में आपसे निवेदन रहेगा साथियों कि आप है ना वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ ही अगर आपको और ऑन ग्रेस इन का पीडीएफ चाहिए, तो आप क्या कीजिए, मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ग्रामर और लिटरेचर के अदर स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पार्ट टू देखने के लिए साथियों आप इस बॉक्स पर, जो आपके बगल में बॉक्स आ रहा है, उस पर क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप पार्ट टू भी देख सकते हैं। बने रहें साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।